हेलो गाइज, आज हम कवर करने जा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर हिंदी के इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। एग्ज़ाम नज़दीक है, उसको देखते हुए हमें तैयारी कैसे मजबूत की जा सकती है और परीक्षा में नंबर अच्छे कैसे लाए जा सकते हैं, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और चलो हम ज़्यादा देर न लगाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर है 52, जो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। अयोगवाह हैं। अयोगवाह क्या हैं? अयोगवाह मूलतः विसर्ग होते हैं। मूलतः विसर्ग होते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? रुकना यानी कि रुकना का अर्ध ठहराव, यानी कि अर्ध ठहराव जैसा कि कोई सेंटेंस होता है उसमें मतलब अर्ध, पूर्ण रूप से रुकना नहीं, वाक्य का पूर्ण रूप से रुकना नहीं, अर्ध रूप से रुकना। तो इसका किस विराम चिन्ह का द्योतक है? तो इसका हो जाएगा अल्प विराम का। ये हो जाएगा अल्प विराम आंसर। हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा चिन्ह लगता है? मतलब आपने देखा ही होगा, हर्ष खुशी होती है तो कौन सा विराम चिन्ह लगता है, कौन सा चिन्ह लगता है? और दुख होता है तो क्या लगता है? घृणा होता है तो क्या लगता है? तो हम देखते हैं। जैसे कि अगर हर्ष, दुख, घृणा आदि द्योतक शब्दों में विस्मयाद बोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए अपनाया जाता है। संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए क्या अपनाया जाता है? लाघव चिन्ह। शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है यह कोष्टक चिन्ह। प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है। प्रश्न सूचक आप जानते ही, जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसके अंत में क्या लगा हुआ होता है? क्वेश्चन मार्क। ये सभी जो क्वेश्चन है ना, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो अति महत्वपूर्ण है। और इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी टेट, सी टेट में अत्यधिक और अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं, और इन्हीं क्वेश्चनों को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। वैसे क्वेश्चन तो सभी सरल होते हैं, पर घुमा फिरा के पूछना, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, तो इस हिसाब से कठिन हो जाता है। प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ ध्वनि नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाह, ये अंतस्थ ध्वनि नहीं है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण किस में होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा एक कालांश की शैक्षिक सामग्री। आनंद का विलोम क्या होगा? देखो, आनंद का विलोम क्या हो जाएगा? अर्पण नहीं होगा, विष नहीं होगा, अवनि नहीं होगा, तो विषाद ही हो जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है, इसका आंसर विषाद हो गया। विरोध शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो विरोध क्या होता है? किसी के अपोजिट जाना। विरोध क्या होता है? किसी के अपोजिट जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके समर्थन में आना। बारहवां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन भी हैं जो पढ़ भी चुके हैं, पर यही सरल क्वेश्चन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। सा हा व्यंजन कहलाते हैं। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। अहे शब्द का अर्थ क्या होता है? अहे शब्द, ये एक क्वेश्चन यूपी टेट में भी कई बार आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्प। स्थावर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? स्थावर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जंगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? कुमुदनी या कुमुदनी,
अब इसमें से बताइए आप कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें से ये सही हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि कुमुदनी, आप अक्सर देखते भी होंगे, तो इस वाले पे ऊ की मात्रा लगी हुई है बड़ी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कुमुद नहीं हो सकता। अब ये कुमुदनी, ये भी नहीं हो सकता, कुमुदनी होता है राइट आंसर, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध यानी कि आपको इसमें छांटना है कि मतलब शुद्ध कौन सा है, शुद्ध वर्ण कौन सा है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। इसमें से कौन सा श्रृंगार सही होगा, देखते हैं। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार, ये वाला, क्योंकि कभी आपने इस तरीके का नहीं देखा होगा, इस तरीके का नहीं देखा होगा, इस तरीके का नहीं देखा होगा, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। भाषा संसार का नादमय चित्र है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत का। देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, श्रो रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रो रेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी टेट में एक बार नहीं अनेकों बार पूछा जा चुका है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जैसा कि आप देखते हैं वर्णों से मिलकर ही, वर्णों के माध्यम से ही किसी भाषा को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, तो अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह। अब्ज शब्द का अर्थ क्या होगा, 21वां क्वेश्चन है। शंख होगा, कमल हो जाएगा, या कपूर हो जाएगा, या उपयुक्त सभी। तो इस सब का आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। का से मात्रक व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा का, खा, गा, घा, और फिर चा, छा, जा, जा, यानी कि जो ये लाइनें हैं और जो ये क्रम है उन जैसे का से मातक, तो ये क्या कहलाता है, तो एक ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। और उस व्यंजन कौन से होते हैं, सा हा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या रा ला वा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छा त्रा ज्ञा स्रा। तो का से मातक क्या कहलाएंगे, स्पर्श व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। देखो समुद्र का पर्यायवाची अगर आप नहीं है देखो तो जलधि, ये तो हो ही जाएगा, पयोधि ये तो हो ही जाएगा, उदधि ये तो हो ही जाएगा। और एक इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक भी होती है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो बचा कौन सा, ये। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये वाला। इसमें एक ट्रिक होती है, जल के पर्यायवाची जो होते हैं ना, अम्बो, नीरज, इनमें अगर धी लगा दो तो ये समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। अब हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। तो जब क्वेश्चन कोई आ जाए ना कि हिमालय का पर्यायवाची नहीं है, या सागर का पर्यायवाची नहीं है, या सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें हम पता है क्या, उसमें नहीं है की जगह कौन से हैं वो एक बार सिलेक्ट कर लो, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होता है और अक्सर हम क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो पहले ये देख लो ना कि कौन कौन से हैं, तो फिर बच जाएगा, फिर वही नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा। अब कौन सा है तो वो ऐसा देख लो कौन कौन से नहीं है, और जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं हम कौन कौन से हिमालय के पर्यायवाची हैं, जिससे आपको फैक्चुअल जानकारी मिल जाएगी और आपको एक आगे मतलब इसमें ये हिमालय के 3 पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे, और इसका राइट आंसर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हिमालय का देखते हैं। हिमालय का पर्यायवाची गिरिराज भी है,
हिमाद्रि भी है, नागराज भी है, तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती। अब इसमें से ये भी वही क्वेश्चन बन गया ना, तो इसमें सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? महाश्वेता कहते हैं, भारती कहते हैं, बीड़ा पाणी ये भी कहते हैं, तो पद्मा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अब कौन कौन से पर्यायवाची हैं वो सिलेक्ट कर लो, जिससे 3 तो पर्यायवाची याद ही हो जाएंगे और राइट आंसर भी मिल जाएगा। दिनेश ये भी है, दिनकर, प्रभाकर, और ये आंसर ये रहा, निशाचर नहीं है इसका पर्यायवाची। निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुंदर के पर्यायवाची कौन कौन से हो गए एक बार देख लेते हैं। सुंदर के पर्यायवाची ललाम, चारू, मंजुल और मंजूषा। मंजूषा इसका पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये। उज्ज्वल का समानार्थी क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? उज्ज्वल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? स्वच्छ उज्ज्वल का समानार्थी नहीं है, पवित्र भी उज्ज्वल का समानार्थी नहीं, कुंठा भी नहीं है, तो धवल यह समानार्थी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका धवल। ऊर्जा का समानार्थी क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऊर्जा का समानार्थी क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तीव्रता, उष्णता भी नहीं हो जाएगा, तो ओज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न करवाए जाते हैं? अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। गृह कार्य में प्रश्न किस दृष्टि से कराए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सा, अवबोध। यानी गृह कार्य में जब प्रश्न दिए जाते हैं तो वो उसका उद्देश्य ये होता है कि बोध होगा, किसी बच्चे को किसी न चीज़ का ज्ञान होगा, तो ज्ञान की दृष्टि से भी, अवबोध की दृष्टि से भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। वाचन की शिक्षण विधि है, वाचन की शिक्षण विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण भी होता है इसका, अनुकरण भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सा, आवा दोनों। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास और आवा दोनों। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, तो आवा दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। ये 33वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अत्यधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है, तो बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखने का कौशल। वाचन शिक्षण के उद्देश्य हैं, वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? 34वां क्वेश्चन है। बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, आवा, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आवा दोनों। यार अलावा व्यंजन कहलाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यार अलावा क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? द्विज शब्द का अर्थ क्या होता है? पक्षी। लिपि विकास का प्रथम सोपान है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। चित्रलिपि,
वर्ण लिपि, अक्षर लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, पहले भी आ चुका था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थावर। दिन का विलोम क्या हो जाएगा? सिंपली रात हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यानी कि इसका इस जैसा ही। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? पर्याय, उसी जैसा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र के तो आते ही रहते हैं हर एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूपी टेट, सी टेट, इनमें तो पूछे ही जाते हैं। अदर देन यूपी लेखपाल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इंद्र का क्या हो जाएगा? पुरंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42वां। तरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तरंग का पर्यायवाची जो हो जाएगा उर्मी। काया भी नहीं होता है, छीड़ भी नहीं होता है, प्रतिकृति भी नहीं होता है। दास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दास का पर्यायवाची हो जाएगा सेवक, क्योंकि दास को अक्सर हम सेवक ही बोलते हैं। तो विवाहवरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? विवाहवरी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षणदा। निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का नहीं है तो कौन कौन से अग्नि के पर्यायवाची हैं? पावक भी है, अनिल भी है, कृषाणु भी है। तो कौन से नहीं हैं? तो आप देख सकते हैं इसका पावक भी है, वैश्वानर भी है, कृषाणु भी है। तो इसका ये नहीं है। तो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। कतिपय का समानार्थी क्या है? कतिपय का समानार्थी क्या है? राइट आंसर बताइए। कतिपय का समानार्थी मन में सोच कर रखिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। इस कतिपय का समानार्थी क्या हो जाएगा? कुछ। अर्धविराम होता है, अर्धविराम होता है, अर्धविराम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विराम से कम। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम लग जाना, यानी कि व्यायाम से तो नहीं होता है, थकान से भी नहीं होता है, आराम या ठहराव। तो इसका क्या हो जाता है? ठहराव। पूर्ण विराम से अभिप्राय है, पूर्ण विराम से अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम से अभिप्राय है पूरी तरह रुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 क्वेश्चन। लघु का विलोम क्या हो जाएगा? लघु का विलोम जो है ना, गुरु हो जाएगा। पर्वत का समानार्थी क्या हो जाएगा? पर्वत का समानार्थी हो जाएगा कूट हो जाएगा। आज हम 51 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, कल इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे हिंदी का, तो वो लगाते हैं। और तैयारी बेहतर कैसे हो सके इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।